टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और जो मेन चीजें हैं वो आपकी समझ में आ जाए। एज वी नो द ट्रेड यूनियंस हैव आल्सो बीन मर्ज्ड इनटू द कोड, सो वी विल डिस्कस दिस प्रोविजंस। सेक्शन 5 to 27, 5 सबसे बड़ा चैप्टर यही है। सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 27 तक की जो प्रोविजंस हैं वो ट्रेड यूनियंस की प्रोविजंस को डिफाइन करती हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये सारी मेरी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Trade unions are critical under the Industrial Relation Code 2020 to ensure formal statutory recognition, facilitate collective bargaining and prevent exploitation amid increased flexibility for the employers. Means trade union का काम यही है कि किसी भी वर्कर के साथ कोई गलत ना हो और एम्प्लॉयर के साथ भी गलत ना हो, तो दोनों के बीच में एक बार्गेनिंग जैसे जिसको बोलते हैं कि एक आप कोरिलेशन दोनों के बीच में बनाया, सामंजस्य जिसको हिंदी में शायद बोलते हैं, सामंजस्य बनाए रखें, तो उसका ट्रेड यूनियन का बेसिक काम यही है। लेकिन एक्चुअल में ट्रेड यूनियंस का काम सबको पता है जो लेबर कोर्ट के केस करते हैं कि उनका क्या काम होता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सर हंसने के बाद नहीं, मैंने ट्रेड यूनियन में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस and otherwise complying with the provisions of this code, तो 7 या उससे ज्यादा मेंबर मिलकर एक ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 6, a trade union can be registered only if it has a membership of at least 10% of workers or 100 workers, whichever is less। तो ट्रेड यूनियन में कम से कम 10% ऑफ द वर्कर्स होने चाहिए या 100 वर्कर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होने चाहिए। फर्दर ये सारी मैंने रेड में सेक्शन का कोड कर रखे हैं। फर्दर ऑन एनी ओकेजन्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रेड यूनियंस इफ नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूसेस टू 10%, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या उसको दोबारा मेंबर अपने बढ़ाने पड़ेंगे। Not less than 1/2 of the total number of office bearers of any registered trade union in an unorganized sector shall be person actually engaged in the employed। ट्रेड यूनियन में जितने भी मेंबर होते हैं, आधे से ज्यादा वर्कर कौन से होने चाहिए, जो एक्चुअल में उस इंडस्ट्री में काम कर रही है, कि बाहर के मेंबर लेके आप उससे रजिस्टर करा लो। प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर डिक्लेयर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन shall not apply to any trade union or class of trade union, तो वो किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकती है कि किसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मींस एनी सेक्टर व्हिच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को वो डिफाइन कर सकती है, कभी भी नोटिफाई कर सकती है। Save as otherwise provided in subsection 1, all office bearers of a registered trade unions except not more than 1/3 of the total number of the office bearers or 5, whichever is less, shall be person actually engaged or employed in the establishment or industry। ऊपर अनऑर्गेनाइज के बारे में बताया गया था, नीचे बाकी दूसरे के बारे में बताया गया। उस ऊपर आधे से ज्यादा थे, इसमें 1/3 से ज्यादा। For the purpose of this subsection, an employee who has retired or has been retrenched shall not be constituted as outsider for the purpose of holding of office। तो अगर किसी को रिट्रेंच किया गया है या उसको रिटायर हो गया है, तो भी वो उसका एम्प्लॉय रहेगा और ट्रेड यूनियन का मेंबर वो भी बन सकता है, ऑफिस बेरर भी बन सकता है। अब रोल ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड देयर राइट्स क्या हैं। अंडर द न्यू लेबर कोड in India, the role of trade unions has shifted from a fragmented registration model to the more structured and statutory regulated recognized model। अब इसके थोड़ी सी पावर को भी बढ़ाया गया है, पहले इतनी पावर नहीं थी इसके। The code mandates a clear pathway for unions to be formally recognized for negotiations, which was previously at the employer's discretion। अब थोड़ा सा इनका एम्प्लॉयर से हटाकर इनका जो बेस इनको ट्रेड यूनियंस को दिया गया है, काफी राइट्स इनको दिए गए हैं। लीगल प्रोटेक्शन, क्या राइट्स है। रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस और ग्रांटेड स्टैट्यूटरी राइट्स ओवर वेजेज नेगोशिएशन, सर्विस कंडीशंस एंड वर्कप्लेस पॉलिसी मेकिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वेलफेयर ऑफ द एंड रीस्केलिंग। तो ये सारे इनके राइट्स हैं, ये लेबर से वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपना एम्प्लॉयर से बैठ के बात कर सकते हैं। ये था ट्रेड यूनियन के बारे में, मैंने छोटा सा लिया था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बाकी अगले 1.5 घंटे 2 घंटे में जो सर पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रेड यूनियंस को आई थिंक कि वो पूरा कवर करेंगे। अब हम लेते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स को।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है इसके अंदर कि स्टैंडिंग ऑर्डर, व्हाट डज इट मींस एंड व्हेन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर विल बी एप्लीकेबल। पहले हमने वर्कर कमेटी पढ़ा था 100 से ज्यादा वर्कर, ग्रीवेंस रिडर्सल पढ़ा 20 से ज्यादा। स्टैंडिंग ऑर्डर मींस 300 से ज्यादा अगर आपके पास वर्कर हैं तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं। क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, आपको क्या वर्किंग कंडीशंस आपको देनी है एक वर्कर को, या अपने ऑफिस के अंदर या अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में ये बात करता है। सेक्शन 28 टू सेक्शन 39 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वेयर एज subsection 1 of section 28 prescribed that provisions of this chapter, that is standing order, shall be applicable wherein 300 or more than 300 workers are employed or were employed on any day on the preceding the 12 months। भाई 12 महीने में कभी भी एक दिन भी 300 से ज्यादा अगर वर्कर है तो आपके ऊपर इस स्टैंडिंग ऑर्डर की प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं। Subsection 2 of section 28 prescribed for non-applicability of the provisions to certain industrial establishment। तो वहां पे उसमें एक exemption दी है किस किस के ऊपर ये applicable नहीं होती। Notwithstanding anything contained in subsection 1, the provisions of this chapter shall not apply to an industrial establishment insofar as the workers employed therein are persons to whom the fundamentals and supplementary rules, civil services rules, सिविल सर्विसेज टेम्परेरी रूल्स, रिवाइज लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, सिविल डिफेंस सर्विसेज, तो इनके ऊपर अगर आप पूरा पढ़ लेना, इनके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। समरी ऑफ थोड़ा की प्रोविजन पढ़ लेते हैं इनकी स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिलेटिंग टू कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू और कनेक्टेड देयरविद। आइए संजय जी प्लीज। We welcome the President of Sale Tax Bar Association, Sanjay Sharma ji. The central government shall make model standing order relating to the conditions of services and other matters incidental thereto are connected। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई भी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। The employer shall, in consultation with the trade unions, prepare draft standing orders within a period of 6 months from the date of commencement of this code। मींस 1 अप्रैल से अगर ये कोड एप्लीकेबल हो रहा है तो 6 महीने के अंदर एम्प्लॉयर को बैठ के ट्रेड यूनियन के साथ मिलके अपने वर्किंग कंडीशंस को के रिलेटेड सारी के सारी रूल्स बनाने होंगे। द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इफ अडॉप्ट्स द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट then such standing orders shall be deemed to be certified। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए को वो फॉलो कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्टेड उनको सर्टिफाइड हो जाएंगे। A copy of all standing orders as finally certified under this code shall be filed by the certifying officer in the register maintained for the purpose of uploading in the electronic form or such other forms as may be payment of such fee as may be prescribed। तो ये सारे के सारे उसके रूल से रिलेटेड हैं कि आप ये पढ़ लेना है सारे के सारे। The standing order certified under subsection 8 of section 30 shall not accept on an agreement between the employer and workers or a negotiating union or a trade union or other representative body of the workers be liable to be modification until the expiry of 6 months from the date on which the standing order or the last modification thereof come to। तो सारे के सारे आपके या मॉडिफिकेशन कब करना है, क्या करना है, कब वो एप्लीकेबल है, इसके बारे में सारा ये बताया गया है। Where any worker is suspended by the employer pending investigation or inquiry into complaints or charges or misconduct against him, such investigation or inquiry, or where there is an investigation followed by an inquiry, both the investigation and inquiry shall be completed ordinarily within a period of 90 days from the application। जो उसके तो 90 दिन के अंदर आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करना है। The amount of subsistence allowance payable under subsection 2 shall be at the rate of 50% of the wages which the worker was entitled to immediately preceding the date। तो जो भी इसका होगा उसको आपको 50% से के हिसाब से at the rate of 75% of such wages for the remaining period of suspension। तो पहले उसके 50% है, उसके बाद के लिए उसको 75% के हिसाब से देना है।
एग्जेम्पशन कब है? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कंडीशंस कंडीशनली और अनकंडीशनली any industrial establishment or class of industrial establishment from all of any provision. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को एग्जेम्प्ट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। अब एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब रिट्रेंचमेंट करना है, कितने दिन का नोटिस देना है, ले ऑफ करना है, कितने दिन का नोटिस देना है, लॉकआउट करना है, कितने दिन का नोटिस। तो नोटिस पीरियड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये पूरे एक्ट में अलग अलग नोटिस की पीरियड की बात करता है। पहला है एन एम्प्लॉयर हु विशेस टू चेंज द सर्विस कंडीशंस ऑफ एनी वर्कर कंसर्निंग मैटर्स लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल मस्ट गिव 21 डेज प्रायर नोटिस। अगर किसी भी वर्कर की आप कोई वर्किंग कंडीशंस को चेंज करना चाहते हो तो 21 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 40 में बताया गया है। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक। अगर किसी को स्ट्राइक पे जाना है तो कितने दिन का नोटिस देना है? 14 दिन का नोटिस देना है। सेक्शन 62 में बताया गया। नो एम्प्लॉयर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कर विदाउट गिविंग नोटिस 14 डेज। स्ट्राइक और लॉकआउट शैल बी इलीगल। कब लीगल होगी? जब ये ऊपर बताए गए नोटिस नहीं देंगे तो वो इलीगल मानी जाएगी। No worker or worker employed in any industry who has been in continuous service for not less than 1 year under an employer shall be retrenched by the employer। 1 साल से ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको रिट्रेंच नहीं कर सकते। कब? The worker has been given 1 month's notice in writing। 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है। Indicating the reason for retrenchment। उसको रीजन बताना जरूरी है कि क्यों रिट्रेंचमेंट उसको किया जा रहा है। And the period of notice has expired or the worker has been paid off in lieu of such notice। तो उस नोटिस पीरियड की उसको वेजेस भी आपको पे करनी है। The worker has been until the worker has been paid at the time of retrenchment compensation which shall be equivalent to 15 days average pay। तभी मैंने आपको पहले एवरेज पे के बारे में बताया था। तो एवरेज पे उसको 15 दिन की आपको उसको पे करनी है। नोटिस इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, तो गवर्नमेंट कर देगी, इससे ज्यादा रिलेटेड है ये। सेक्शन 70 को पढ़ लेते हैं, नोटिस से रिलेटेड चल रहा है ये। नो वर्कर एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री who has been in continuous service for not less than 1 year under the employer shall be retrenched by the employer until the worker has been given 1 month's notice। शायद दोबारा हो गया। क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसको मैं कर देता हूँ पेनल्टी। मैं एक टॉपिक को थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से स्किप कर रहा हूँ, तो सीधा पेनल्टीज के ऊपर आ रहे हैं हम। अगर आप पूरे एक्ट कोड को पढ़े, जो मैंने प्रोविजंस मेन आपको बताई हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉयर या इवन वर्कर भी उस प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करता तो पेनल्टीज बहुत हैवी हैं। मैंने तो इनकम टैक्स जीएसटी में इतनी हैवी पेनल्टीज कभी नहीं सुनी हूँ। पेनल्टीज देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्योंकि व्हाट्सएप ने अल्टीमेटम दे दिया है। एंड सेक्शन 86 के अंदर सारी के सारी पेनल्टीज बताई गई हैं। पूरे सेक्शन 86 आपका पेनल्टीज ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। एन एम्प्लॉयर हु कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 78 मींस ले ऑफ, सेक्शन 79 मींस रिट्रेंचमेंट और सेक्शन 80 क्लोजर ऑफ। ये जो रेड वाले है वो मैंने चैप्टर के नाम लिख दिए साथ में। क्लोजर ऑफ बिजनेस, फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। अगर आप किसी को गलत तरीके से रिट्रेंचमेंट करते हो, ले ऑफ करते हो या लॉकआउट करते हो तो 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकती है। इफ द ऑफिस लिखा गया है यहाँ पे, इफ द ऑफेंस इज रिपीटेड अगेन फाइन नॉट लेस देन 5 लाख बट मे एक्सटेंड टू 20 लाख। सर 20 लाख रुपए तक का फाइन और साथ में 6 महीने की नॉट लेस देन 6 मंथ की जेल भी है। तो रिपीट तो करना ही मत। An employer who contravenes the provision of section 67 means payment of compensation to worker। section 70 condition precedent to retrenchment, section 73, section 75 अगर इन provisions को आप violate करते हो तो फाइन 50,000 not less than 50,000 but may extend to 2 lakh rupees। if the offense repeated 5 लाख तक जा सकता है, extend to 20 लाख तक जा सकता है और imprisonment इसमें भी 6 महीने की है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी प्रोविजंस है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं बंद कर दूं।
ठीक है, ये सारा पढ़ लेना क्योंकि बहुत हैवी हैवी पेनल्टीज है। मिनिमम 6 मंथ्स की है तो 16 साल तक। थैंक यू वेरी मच सर।